हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज फिजिक्स में हम क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक हम पढ़े थे, हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी वाला चैप्टर। ओके, और उसके हम लास्ट क्लास में पढ़े थे एनर्जी के बारे में, जो कि है काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद हम समझे थे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, उतना तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमें आगे बढ़ना है। तो एक टाइप का मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइप का एनर्जी हमें पढ़ना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी, जो कि होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये बात हम किए भी थे। एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। पर आज हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, वो यहाँ पे लिखा है हेडिंग पे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एनर्जी। तो ये क्या आ गया, फोर्सेस। और फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं पूरा लॉज ऑफ मोशन में, तो वहाँ पे इसको क्यों नहीं पढ़े। तो आज जब इन दोनों को समझेंगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे ये हम क्यों नहीं पढ़े। क्योंकि इसको समझने के लिए रिक्वायरमेंट हमारे लिए फर्स्ट है कि हमें वर्क डन को समझना चाहिए। अगर हमें वर्क क्या है मालूम है, तभी इन दोनों फोर्सेस को समझ पाएंगे, और इनके बारे में जानेंगे तभी हम पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको लेके भी हमें पोटेंशियल एनर्जी में यूज करना है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में चल रहा है पूरा का पूरा, जो टॉपिक्स डे बाय डे जो वीडियोस आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहा है। उसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है कि इधर उधर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है वीडियोस। ठीक है ये बात। अच्छा, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना हमें जानना है, मतलब बेसिक डेफिनेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स पूरा लिखा है यहाँ पे, बस उसको हमें डिस्कस करते जाना है कि क्या है कंजर्वेटिव, क्या है नॉन कंजर्वेटिव, एग्जाम्पल क्या है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, ये इस पॉइंट पे ही है, डिपेंड करता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल लेके। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है, नोट करेंगे इसको, जिस फोर्स के वजह से वर्क डन, जिस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, इंडिपेंडेंट पाथ होगा। एक फोर्स अप्लाई हुआ, एक बॉडी किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गया, दो एंड पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया किसी फोर्स के वजह से। तो जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किस पाथ से जा रहा है डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, तो वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, मतलब उस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, एक डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, एक बॉडी पे, यहाँ पे एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स अप्लाई किए तो वो ऐसे डिस्प्लेस हो गया। एक फोर्स अप्लाई किए तो इस पाथ पे वो डिस्प्लेस हुआ। ये सपोज पाथ का नाम है पाथ 1। फिर देखे कि ये इस पाथ से डिस्प्लेस हुआ, वहीं पे गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में इस पाथ से वो वही ए टू बी गया। ठीक है, वो फिर इस पाथ पे गया, ये 3 अलग अलग पाथ। और भी पाथ दिखा दें, चलो, ये ऐसे करके गया 4, तो 4 डिफरेंट पाथ, वही बॉडी है। ठीक है, अंडर दैट फोर्स कभी डिस्प्लेसमेंट ये है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है। पर उस फोर्स के वजह से अगर हमें वर्क डन निकालना है तो एक ही होगा सभी पाथ के लिए, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो वर्क। ठीक है, किसी भी पाथ पे चलें, अगर हम उस टाइप के फोर्स के वजह से वर्क डन निकालते हैं, उस फोर्स के वजह से वर्क डन, हम ये बात करते हैं ना, वर्क डन बाय द फोर्स, तो उस फोर्स के वजह से अगर वर्क डन निकालते हैं तो इस पाथ में निकालो, इसमें निकालो, इस पे निकालो या इस पे निकालो, वही सेम वैल्यू आना है। ठीक है, वर्क डन इन फर्स्ट पाथ, वर्क डन इन सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ,
या फोर्थ पाथ, सभी पे वर्क डन बाय दैट फोर्स सेम आएगा। कब ऐसा आएगा? अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये होगा। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी पाथ हो उतना ही वर्क डन आना है। डिपेंड किस पे करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। अगर ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इन पे डिपेंड करेगा। अगर ये पॉइंट चेंज हो जाता है तो वर्क डन चेंज होगा। अगर ए और बी ये दोनों फिक्स्ड है, इनिशियल फाइनल पॉइंट एंड पॉइंट्स, तो उतना ही होना है वर्क डन, कोई भी पाथ से जाए। ठीक है ये बात। तो हम और भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स, हम तो नहीं पढ़े हैं ग्रेविटेशन, अभी तक पढ़ेंगे बाद में, पर हमें मालूम है ग्रेविटेशन का फोर्स। वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लास 12th में है ये बच्चों, क्लास 12th में। ओके, जब क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ पे भी इस फोर्स के बारे में वीडियोस अपलोड है हमारे चैनल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएगा। स्प्रिंग के इलास्टिक फोर्स एक आएगा, ठीक है, पढ़ेंगे वो। तो ये सब जो है, ये सब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये सब। ठीक है, तो इनसे हम ज़्यादा फेमिलियर किसके बारे में हैं? शायद हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो उसी को लेके थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, इसी कंसेप्ट को जो हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन सेम होना है। ओके, तो चलो कि कुछ पाथ हम ऐसे लेते हैं। एक चलो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, ये पॉइंट ए है, बी और सी। ओके, इस बॉडी को ए टू सी जाना है, ए टू सी। ठीक है, मतलब ए इसका इनिशियल पॉइंट है, सी इसका फाइनल पॉइंट है। तो अगर ए टू सी जाना है तो वो दो पाथ से वो जाना चाहता है। या तो वो डायरेक्टली ऐसे जाएगा ए टू सी, या तो वो ऐसे जाएगा ए टू बी फिर बी टू सी, ऐसे जाएगा। या तो वो ए टू सी जाए, वही इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, या तो वो ए टू बी पहले जाए फिर बी टू सी, वही इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो दो पाथ हैं। तो इन दोनों पाथ के लिए हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल के देखते हैं। अगर सेम आ जाए तो ठीक है, ये कंसेप्ट कंजर्वेटिव वाला। अच्छा, पहले इस पाथ के लिए देखो, इस पाथ के लिए चलो, ए टू सी का लेंथ, ए टू सी का जो लेंथ है वो सपोज एक्स है। ओके, ए टू सी का जो लेंथ है वो सपोज एक्स है, और ये जो एंगल है ए पे ये सपोज थीटा है, ये एक्स है, ये थीटा है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो बी सी है, क्या ये एक्स साइन थीटा होगा? देखो ये जो बी सी है एक्स साइन थीटा होगा। साइन थीटा मतलब बी सी बाय ए सी। ठीक है, तो बी सी एक्स साइन थीटा। ठीक है ये बात। चलो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मास सपोज m है, तो नीचे की तरफ ही काम करेगा m इंटू जी, ये तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट। इसकी वजह से हमें वर्क डन निकालना है। तो जब ये बॉडी इस तरफ चलेगा ए टू सी, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखो, जब ये बॉडी ए टू सी चलेगा तो इस mg और इस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? सी दिस, ये है एंगल 90 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 प्लस थीटा। तो वर्क डन कितना होगा जब ए टू सी जाए? W ए टू सी डायरेक्टली। ओके, तो इसके लिए होगा, फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा तो हम यूज़ करेंगे। सो दिस विल बी एफ की जगह पे एम इंटू जी लिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? थीटा नहीं लिखना है, 90 प्लस थीटा लिखना है। ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 प्लस थीटा। ओके, सो ये बन गया हमारा माइनस एम जी एक्स साइन थीटा। कहाँ से आया? कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और एक बात देखो, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल ही बन रहा है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और जब भी ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। बढ़े थे,
ऑब्टयूस एंगल ही बन रहा है तो नेगेटिव होना ही होना है। ओके, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आया वर्क डन इस बात पे। अच्छा, अब इस बात पे लेके चलते हैं, क्या निकालना है हमें, वर्क डन ABC, ठीक है, वर्क डन ABC पाथ, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन AB पाथ प्लस वर्क डन BC पाथ, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे दोनों पाथ के लिए वर्क डन AB पाथ, ये तो 0 होगा क्योंकि मेरी मर्जी में 0 लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं, ये 0 होना ही होना है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है A टू B और फोर्स है mg और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। 0 वर्क 90 डिग्री होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो 0 वर्क डन होता है, इसलिए AB पाथ पे वर्क डन होगा 0, हमें वो पाथ चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। अब इस पे देखते हैं, ये जो पाथ है B टू C जब जाएगा तो वर्क डन कितना होगा। बॉडी यहाँ पे आ गया, बॉडी जब यहाँ पे आ गया तो नीचे की तरफ है m इंटू जी इसका, ठीक, नीचे की तरफ m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट होना है x साइन थीटा, m इंटू जी और ये x साइन थीटा, अपोजिट 180 डिग्री नेगेटिव वर्क होना है और वो वैल्यू कितना आएगा, माइनस mg x साइन थीटा। अब 180 डिग्री है ना, cos 180 माइनस 1, तो डायरेक्टली ये आएगा, तो कितना बन गया ये, माइनस mg x साइन थीटा। सीधे इस पाथ पे वर्क डन और इस पाथ पे वर्क डन दोनों सेम। तो जस्ट एक ज्योमेट्रिकली एक एग्जांपल हम देखें, जस्ट एक उसका मतलब डेरिवेशन, सॉरी उसका प्रूफ बस हमें फील आए इसलिए, ये जस्ट एग्जांपल है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, यहाँ पे हम इस पे ज्योमेट्री कुछ यूज़ कर पाए इसलिए इसको एग्जांपल के तौर पे लिए, ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, वो ऐसे चलता ऐसे चलता ऐसे चलता ऐसे घूम के ऐसे चलता, अरे वही होना है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही आना है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ये बात। अच्छा, तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। इस पे एक पॉइंट और हमें जान लेना चाहिए कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो उस पाथ को पहले हम कहेंगे क्लोज्ड पाथ। अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो तो उसको हम क्लोज्ड पाथ कहेंगे कि बॉडी ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, ये इनिशियल पॉइंट यही फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए अगर वर्क डन निकालोगे तो वो 0 आएगा। अगर क्लोज्ड पाथ हो गया, इनिशियल फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया, तो अगर वर्क डन निकालोगे ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स तो वो 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक चलो जो वर्क डन है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आओ, उसका नेगेटिव वर्क डन होगा तो 0 आएगा वर्क डन, ठीक है। पर ऐसा मत समझना, एक बात और, ये तो हम जानते थे इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, इसमें क्या नया बात है, नई बात है, ऐसा नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही बस ये है, if initial and final point are same then only for conservative force the work done is 0, not all the forces, only for conservative forces that work done is 0, initial और final point अगर सेम हो तो। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाए तो वो 0 नहीं होता, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होने से भी वो 0 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉन कंजर्वेटिव के लिए इतना सारा कुछ लिखा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ये एक सेंटेंस सफिशिएंट है उसके लिए। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है मतलब ये वाला कंडीशन अगर नहीं मानता, ये कंडीशन अगर नहीं मानता तो वो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। वैसे हम लिख भी सकते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है, बस एंड पॉइंट नहीं, पाथ पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। और क्लोज्ड पाथ के लिए 0 नहीं होता, कंजर्वेटिव के लिए बस 0 होता है, क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल है फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा जाना सुना एग्जांपल फ्रिक्शन। यहाँ पे लिखा है विस्कस फोर्स, जब हम लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स वहाँ पे उसकी बात करेंगे, विस्कस फोर्स, इसके बारे में हमें पता है फ्रिक्शन, ठीक है। इसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखो
ये एक पाथ है, ये एक बॉडी है, इसका मास है m। ओके, अच्छा ये सपोज यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो सपोज डिस्प्लेसमेंट है x s, इसमें फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा, ऑपोजिट में, ये होगी फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस एफ एस होगा, वर्क डन होगा नहीं, फ्रिक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, 180 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, तो फ्रिक्शन के लिए वर्क डन होगा माइनस एफ एस। यहाँ तक गया, ठीक है। अब जब यहाँ से यहाँ फिर आए, यहाँ से फिर यहाँ आया, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, इसको W1 ले लेता हूँ, उसको W2। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इस तरफ फ्रिक्शन होगा, वही नहीं है, यही नहीं है फ्रिक्शन, इस तरफ गया तो इस तरफ फ्रिक्शन है, वहाँ से इस तरफ आया तो उस तरफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन थोड़ा ना सेम है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वही माइनस एफ एस है, कुछ और नहीं है, ठीक है। तो क्या इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो क्या वर्क डन 0 हो गया, टोटल वर्क डन? बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखो W1 प्लस W2 करोगे तो -2fs आएगा, 0 कहाँ आया, 0 नहीं आएगा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बस कंजर्वेटिव के लिए ये होता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होने से वर्क डन 0, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होता, वो पाथ पे डिपेंड करता है उसका वर्क डन, ठीक है ना। तो कोई भी फोर्स अगर उसके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, बस इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, तो उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल है इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, मतलब उसके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, तो उसको हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसका एग्जांपल है फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो हम सीखे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसको अप्लाई करेंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो कंसेप्ट बताया गया इसको हमें ठीक से समझ के याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे।